हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हमने आर एस खुरमी के 40 तक के सॉम के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। If there is a fall in the temperature of a composite body, then a member having greater coefficient of linear expansion will be subjected to compressive stress। अभी सेंटेंस ट्रू है या फॉल है, ये चीज़ अपन को बतानी है। अगर टेम्परेचर में फॉल होता है तो जो स्ट्रेस होता है वो कंप्रेसिव होगा या कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो स्ट्रेस होगा वो थर्मल स्ट्रेस होगा। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं होता, थर्मल स्ट्रेस बॉडी में डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ। अब थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा, टी और ई। अल्फ़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब ये भी सही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ये भी सही है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। When a circular bar tapering uniformly from diameter d1 at one end to diameter d2 at the other end subjected to an increase in temperature, then the thermal stress induced is। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्फा टी d1 अपॉन d2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्ट्रेस इज प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस होता है वो प्रेशर पर यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, द स्ट्रेन इज एक्सप्रेस इन एम। तो स्ट्रेन होता है वो यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट। ये एक सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि हुक्स लॉ होता है वो केवल इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है। ठीक है, और अगला हो जाएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45। द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। डिफॉर्मेशन होगा किसी बार का पर यूनिट लेंथ फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियर स्ट्रेन। इसको बोलेंगे अपन लीनियर स्ट्रेन। इसको अपन इस सिंबल से नोट करते हैं। Question number 46. Every direct stress is always accompanied by a strain in its own direction and an opposite kind of strain in every direction at right angle to it. Such a strain is known as। मीन्स जब किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई होगा तो उससे पहले उस बॉडी पे स्ट्रेन अप्लाई होगा, स्ट्रेन की वजह से ही स्ट्रेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटरल स्ट्रेन्स। मीन्स राइट एंगल पे जब अपन बात करेंगे तो वो हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। अगर ये पैरेलल बात करेगा तो हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन, लेकिन राइट एंगल के लिए अपन यूज करेंगे लेटरल स्ट्रेन को। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। 47 कह रहा है कि लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको डिनोट करते हैं अपन एम से। पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, क्योंकि पॉइजन रेशियो होता है वो रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, और इसमें दिया हुआ है लीनियर स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग, 20 mm वाइड एंड 10 mm thick is subjected to a pull of 2 kN। If the same bar is subjected to push of 2 kN, the Poisson's ratio of the bar in the tension will be द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द बार इन कंप्रेशन। तो पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहा है, तो पॉइजन्स रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है एम बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन के लिए लेटरल डायरेक्शन में निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है इसके लिए पी एल अपॉन ए ई। यहाँ पे लेंथ दी हुई है 2 मीटर लॉन्ग और वाइड दिया हुआ है इसको 20 mm। अब इसमें पी की वैल्यू हो जाएगी 2 किलोन्यूटन पहली बार, दूसरी बार जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो 2 किलोन्यूटन होगी दूसरी बार भी, लेकिन जो लेंथ है वो चेंज होगी। लेंथ भी सेम रहेगी लेकिन जो एरिया है उसमें चेंज होगा। तो एक है टेंशन और एक है कंप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मीन्स दोनों कंडीशन में ये सेम ही रहेगा। द पॉइजन्स रेशो फॉर स्टील वेरीज फ्रॉम, मीन्स पॉइजन्स रेशो की जो वैल्यू होती है स्टील के लिए वो किस रेंज में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.23 टू 0.7 की रेंज 0.27 की रेंज में होती है। द पॉइजन्स रेशो फॉर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, कास्ट आयरन के लिए पॉइजन्स रेशो की रेंज क्या होती है। कास्ट आयरन के लिए होती है 0.25 से 0.33। स्टील के लिए जो पॉइजन रेशो की दी है वो थी 0.23 से 0.27 और कास्ट आयरन के लिए होती है 0.25 से 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बार ऑफ लेंथ L, विड्थ V एंड थिकनेस T इज सब्जेक्ट टू ए पुल ऑफ P। कोई L लेंथ की बार है और विड्थ V है और थिकनेस T है, अगर उस पर P पुल अप्लाई होगा तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक बार है, इस पर एक पुल अप्लाई हो रहा है P, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ हो जाएगी इसकी बढ़ के, लेकिन जो इसकी विड्थ और डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हेन ए बार ऑफ लेंथ L, विड्थ V एंड थिकनेस T सब्जेक्ट टू ए पुश ऑफ P, अगर पुश अप्लाई करेंगे P का, पहले पिछले क्वेश्चन में अपन ने इसे पुल अप्लाई किया था, अब इस पर अपन अप्लाई कर रहे हैं पुश, मीन्स कोई बॉडी है इस पर पुश अप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 54 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर डी, लेंथ डिक्रीज, विड्थ और थिकनेस इंक्रीजेस, मीन्स लेंथ इसकी हो जाएगी, विड्थ और थिकनेस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस चीज़ का रेशो होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा 55 में ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए rectangular bar of length L, breadth B and thickness T is subjected to an axial pull of P, then linear strain is given by। तो elongation के लिए जो फॉर्मूला होता है, सॉरी स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे P हो जाएगा और एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा B इंटू टी इंटू ई के इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। When a rectangular ball of length L, width B and thickness T is subjected to an axial pull of P, then volumetric strain। तो volumetric strain के लिए फॉर्मूले में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन इंटू 1 - 2 अपॉन एम, एम है यहाँ पे पॉइजन्स रेशो है और जो ये सिंबल है ई, ये लीनियर स्ट्रेन को शो कर रहा है। When a body is subjected to 3 mutually perpendicular stress of equal intensity, the ratio of direct stress to corresponding volumetric strain is known as। तो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन बल्क मॉडुलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्क मॉडुलस। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम ई अपॉन 3m-2 इसका एक फॉर्मूला होता है। The ratio of bulk modulus to Young's modulus for a Poisson's ratio of 0.25 will be। बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस के लिए रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 3K 1 - 2 म्यू। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.25 और बल्क मॉडुलस अपॉन यंग्स मॉडुलस निकालना है, मीन्स K/E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2/3। Next question, when a cube is subjected to 3 mutually perpendicular tensile stress of equal intensity sigma, the volumetric strain। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3 सिग्मा ई 1 - 2 अपॉन एम। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाई। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जनरली इसका होता है, अगर अपन इसको 2g 1 प्लस म्यू, लेकिन इसको दूसरी फॉर्म में जब अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन 2 एम प्लस 1। If the modulus of elasticity of a material is twice its modulus of rigidity, then the Poisson's ratio of the material is equal to 0। अब ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो इसमें अपन चेक कर लेते हैं एक बार। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू 2g और 1 प्लस म्यू। अब ये कह रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है मीन्स E है वो 2g के इक्वल है, तो 2g इक्वल्स टू 2g और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू, तो इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस म्यू, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर है ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाई। तो अपने पास दोनों के रिलेशन होते हैं, इसके लिए तो होता है E बराबर 2g 1 प्लस म्यू और इसके लिए होता है E बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो तीनों को सॉल्व करने पे लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 9kc अपॉन 3k प्लस सी। द रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.4 विल बी, मीन्स पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.4 गिवन है। अब अपने पास शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला है E बराबर 2g 1 प्लस म्यू। तो अब ये बात कर रहा है कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू गिवन है 0.4, तो म्यू की वैल्यू 0.4 पुट करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/14। Next question. If the modulus of elasticity for a given material is twice its modulus of rigidity, then bulk modulus is equal to। तो इसके लिए अपना एक रिलेशन पढ़ा था अभी, E इक्वल्स टू 9kc अपॉन 3k प्लस c। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मीन्स E इक्वल्स टू हो जाएगा 2ck, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2c/3। ऑप्शन नंबर सी 2c/3। The Young's modulus of a material is 120 GPa and Poisson's ratio is 0.25, the modulus of rigidity of the material। तो इसके लिए अपन को रिलेशन वो यूज करेंगे E अपॉन 2g 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू 0.25 गिवन है और E की वैल्यू 125 गीगा पास्कल गिवन है, तो 67 सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 50 GPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेंथ। तो ये ऑप्शन सही है, डिफॉर्मेशन होता है पर यूनिट लेंथ ऑन द डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा तो लीनियर स्ट्रेन होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो लैटरल स्ट्रेन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, पॉइजन रेशियो होता है वो लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है चेंज इन स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। इस shear stress across a plane is accompanied by balancing shear stress across the plane and normal to it। अब इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि अगर किसी प्लेन पे shear stress अप्लाई होता है तो इस पे एक बैलेंसिंग shear stress लगता है across the plane और normal to it, तो ये गलत है सेंटेंस, तो इसका ये हो जाएगा फॉल्स। विद इन इलास्टिक लिमिट shear stress इज, इलास्टिक लिमिट के इनसाइड बात करें इलास्टिक लिमिट के अंदर तो जो shear stress होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ पे अपन
लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, शेयर मॉडुलस होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो शेयर मॉडुलस होता है, इसको अपन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का डी ऑप्शन। 72, ए लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर्स इज नोन एज, एक लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस, तो इसका ऑप्शन कर जाएगा सी, क्रसिंग स्ट्रेस इसको अपन बोलेंगे। 73 में मैच करना है, इधर डेफिनेशन दी हुई है उधर उनका फॉर्मूला दिया है। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडेज, लेंथ में चेंज फाइंड आउट करना है ड्यू टू कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड की वजह से, तो ये हो जाएगा PL/A मीन्स इसमें आ जाएगा पहले में ऑप्शन आ जाएगा सी। दूसरे के लिए बात करें, द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग फ्रॉम D1 टू D2, तो इसका फॉर्मूला दिया है 4PL/π D1 D2, तो इसमें आ जाएगा डी। नेक्स्ट, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी से कनेक्ट। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, E=टू इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस और इसके लिए, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए से कनेक्ट। द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए कौन सा रिलेशन रहेगा, तो ये ई से कनेक्ट हो जाएगा। 74, the maximum diameter of the hole that can be punctured from a plate of maximum shear stress 1/4 of its maximum crushing stress of punch is equal to, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40, टी है यहाँ पे थिकनेस की, तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्लेन्स विच कैरी नो shear स्ट्रेस आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स, जिन प्लेन्स में कोई भी shear स्ट्रेस नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे अपन, उन्हें कहेंगे अपन प्रिंसिपल प्लेन, तो ये ट्रू हो जाएगा। When a body is subjected to direct tensile stress in one plane, the normal stress on oblique section of the body incline at angle theta to the normal of the section is, अभी कह रहा है कि किसी बॉडी पे जब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होता है एक प्लेन में, तो नॉर्मल स्ट्रेस किसी बॉडी के ऑब्लिक सेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, मींस इस पे जब डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो इस ऑब्लिक सेक्शन पे जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। In the above equation, the normal stress on oblique section will be maximum when theta is equal to, अगर अगले क्वेश्चन बात करें कि नॉर्मल स्ट्रेस होगा ऑब्लिक सेक्शन में मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस के लिए थीटा के लिए बात करें तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो कॉस स्क्वायर 0 मीन्स ये वैल्यू देगा 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट 0 डिग्री। द डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस ए प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन है क्या होता है कि अक्रॉस ए प्रिंसिपल प्लेन जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये सही हो जाएगा, ये सही है। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन देन टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ बॉडी इंक्लाइन एट एंगल थीटा टू द नॉर्मल ऑफ द सेक्शंस, मीन्स किसी बॉडी पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस करेंगे एक प्लेन में तो टेंजेंशियल होगा क्या होगा, तो टेंजेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा/2 साइन 2 थीटा, और नॉर्मल के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और टेंजेंशियल के लिए होता है सिग्मा/2 साइन 2 थीटा। द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन which is inclined at an angle theta to the normal cross section of the body which is subject to a direct tensile stress in one plane, मीन जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल का और टेंजेंशियल लिए जो फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट स्ट्रेस का वो क्या होगा, तो हो जाएगा 80 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिग्मा कॉस थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में हमने 80 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।